लेट्स माइक चुनावी यात्रा। 3 राज्य, 1 दिन और अब वोटिंग खत्म। जनता ने अपना फैसला ईवीएम में बंद कर दिया है, लेकिन सवाल अब भी खुले हैं। असम में क्या सत्ता की हैट्रिक होगी? केरल में क्या परंपरा टूटेगी? और पुडुचेरी में किसका गठबंधन टिकेगा? नमस्कार, मैं हूं राखी जैन और आप देख रहे हैं चुनावी यात्रा। देश के 3 महत्वपूर्ण राजनीतिक क्षेत्र असम, केरल और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान अब पूरी तरह संपन्न हो चुका है। सुबह से लेकर शाम तक मतदान केंद्रों पर लंबी कतारें, ग्रामीण इलाकों में उत्साह और शहरी क्षेत्रों में भी भारी संख्या में भागीदारी, इन सब ने ये संकेत जरूर दिया है कि इस बार मतदाता अपने फैसले को लेकर गंभीर है। असम में चुनाव का मतलब सिर्फ सरकार बनाना नहीं है, बल्कि नॉर्थ ईस्ट की राजनीति की दिशा तय करना भी है। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने इस चुनाव को अपनी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा से जोड़ दिया है। मतदान के दिन उन्होंने कामाख्या टेम्पल में पूजा कर एक भावनात्मक और सांस्कृतिक संदेश देने की कोशिश की, जो असम की राजनीति में काफी मायने रखता है। दूसरी तरफ कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने बेरोजगारी, महंगाई और सामाजिक संतुलन के मुद्दों पर चुनाव लड़ा। अब जब मतदान हो चुका है तो असली सवाल ये है कि क्या मतदाता विकास के नैरेटिव के साथ गए हैं या पहचान की राजनीति के साथ। केरल में तस्वीर और ज्यादा दिलचस्प है। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन इस बार इतिहास बनाने की कोशिश में हैं, लगातार तीसरी बार सत्ता में लौटकर। लेकिन केरल की राजनीति की सबसे बड़ी खासियत यही रही है कि यहाँ हर चुनाव में सत्ता बदलती रही है। मतदान के बाद कांग्रेस नेता ए.के. एंटनी का बयान कि सरकार बदलेगी इस बात का संकेत देता है कि विपक्ष इस बार काफी आत्मविश्वास में है। इस चुनाव में एक और दिलचस्प पहलू रहा सेलिब्रिटी भागीदारी। मोहनलाल और मम्मूटी जैसे बड़े चेहरों ने मतदान किया, जिससे साफ हुआ कि केरल में चुनाव सिर्फ राजनीति नहीं, बल्कि सामाजिक भागीदारी का भी बड़ा उत्सव है। पुडुचेरी में चुनाव का समीकरण पूरी तरह गठबंधन आधारित है। मुख्यमंत्री एन रंगास्वामी एक बार फिर सत्ता में वापसी की कोशिश में हैं, लेकिन इस बार उनके सामने सिर्फ विपक्ष नहीं, बल्कि गठबंधन के भीतर की चुनौतियां भी हैं। मतदान के दौरान कुछ जगह से कुछ झड़पों की खबरें जरूर आईं, लेकिन कुल मिलाकर प्रक्रिया पूरी हो गई। अब यहाँ हर सीट पर छोटे छोटे अंतर बड़े राजनीतिक बदलाव ला सकते हैं। मतदान खत्म हो चुका है, लेकिन असली खेल अब शुरू हुआ है पोस्ट वोटिंग नैरेटिव का। अब रुख करते हैं पश्चिम बंगाल की ओर, जहां चुनाव अभी बाकी है, लेकिन सियासी ताप अपने चरम पर पहुंच चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राज्य के बीरभूम, आसनसोल और हल्दिया जैसे इलाकों में जनसभाएं की और इन रैलियों ने साफ कर दिया कि बीजेपी इस चुनाव को पूरी ताकत से हाई स्टेक बैटल बना चुकी है। मोदी के भाषणों का टोन बेहद आक्रामक रहा। उन्होंने सीधे तौर पर तृणमूल कांग्रेस सरकार पर हमला करते हुए कहा कि बंगाल में मां, माटी और मानुष का नारा अब खोखला हो चुका है। उन्होंने कहा, मां दुखी है क्योंकि महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़े हैं, माटी पर कब्जा है क्योंकि घुसपैठ एक बड़ा मुद्दा बन चुका है, और मानुष यानी आम आदमी डर के माहौल में जी रहा है। प्रधानमंत्री ने रविंद्रनाथ टैगोर का जिक्र करते हुए एक भावनात्मक और सांस्कृतिक कनेक्ट बनाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि गुरुदेव ने जिस भयमुक्त समाज का सपना देखा था, आज बंगाल उससे दूर होता जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि चुनाव के बाद हर गुंडागर्दी का हिसाब लिया जाएगा। ये बयान सीधे तौर पर कानून व्यवस्था को चुनावी मुद्दा बनाने की रणनीति का हिस्सा है। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ऐसा समाज देखना चाहते थे जहां हर कोई भय से मुक्त हो, लेकिन टीएमसी के महाजंगल राज ने एकदम उल्टा कर दिया। ये मां, माटी और मानुष की बात करते थे, लेकिन मां आज रो रही है। माटी पर घुसपैठियों का कब्जा हो रहा है और मानुष भयभीत है, डरा हुआ है। यहाँ एक बड़ा राजनीतिक बदलाव भी देखने को मिल रहा है। पहले बंगाल का चुनाव
विकास बनाम पहचान के बीच था, लेकिन अब ये डर बनाम भरोसा के नैरेटिव में बदलता दिख रहा है। बीजेपी जहां भयमुक्त शासन की बात कर रही है, वहीं तृणमूल कांग्रेस इसे बाहरी बनाम बंगाली अस्मिता के फ्रेम में पेश कर रही है। मोदी ने अपने भाषण में कांग्रेस और लेफ्ट को भी नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा कि इन दलों ने भी दशकों तक बंगाल को निराश किया और अब जनता बदलाव चाहती है। इस पूरे चुनाव में एक बात अहम है, बीजेपी अब सिर्फ विपक्ष नहीं बल्कि मुख्य विकल्प बन चुकी है। यही वजह है कि हर रैली, हर बयान और हर मुद्दा सीधे सत्ता परिवर्तन की संभावना से जुड़ गया है। बंगाल में चुनाव अब सिर्फ सीटों की लड़ाई नहीं बल्कि राजनीतिक कहानी की लड़ाई बन चुका है, और इस कहानी को कौन बेहतर तरीके से लिखता है वही जीतेगा। अब बात उस मुद्दे की जो शायद इस चुनाव का सबसे संवेदनशील और विवादित पहलू बन चुका है, मतदाता सूची से नाम हटाए जाने का मामला। पश्चिम बंगाल में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR के बाद लाखों वोटरों के नाम सूची से हटाए गए। आधिकारिक तौर पर चुनाव आयोग का कहना है कि प्रक्रिया मतदाता सूची को साफ करने के लिए की गई है, डुप्लीकेट नाम हटाने के लिए, मृत या स्थानांतरित लोगों के नाम हटाने के लिए और चुनाव को पारदर्शी बनाने के लिए। लेकिन यहीं से विवाद शुरू होता है। तृणमूल कांग्रेस का आरोप है कि इस प्रक्रिया के जरिए खास तौर पर अल्पसंख्यक और गरीब तबके के वोटरों को निशाना बनाया गया है। उनका कहना है ये सिर्फ तकनीकी सुधार नहीं बल्कि राजनीतिक रणनीति है। दूसरी तरफ बीजेपी का कहना है ये कदम जरूरी था ताकि अवैध घुसपैठियों के नाम हटाए जा सकें और चुनाव निष्पक्ष हो सके। यानी एक ही प्रक्रिया लेकिन दो बिल्कुल अलग राजनीतिक व्याख्याएं। सबसे बड़ी चिंता इस बात को लेकर है कि कई ऐसे लोग भी इस प्रक्रिया की चपेट में आ गए जिनके पास वैध दस्तावेज थे, जो सालों से वोट डाल रहे थे, लेकिन इस बार उनका सूची में नाम नहीं था। हजारों लोग प्रशासनिक दफ्तरों के बाहर लाइन में लगे दिखे, अपनी पहचान साबित करने के लिए, अपने वोट का अधिकार वापस पाने के लिए। कई लोगों के लिए चुनाव बिना वोट दिए ही गुजर जाएगा। ये सिर्फ एक प्रशासनिक मुद्दा नहीं है, ये लोकतंत्र के मूल सवाल से जुड़ा है। क्या हर नागरिक को उसका वोट देने का अधिकार मिल पा रहा है? अगर इस सवाल का जवाब नहीं है तो चुनाव सिर्फ प्रक्रिया रह जाता है, लोकतंत्र नहीं। और यही वजह है कि ये मुद्दा अब राजनीतिक बहस से आगे बढ़कर संवैधानिक चिंता बन चुका है। 3 राज्यों में मतदान खत्म, बंगाल में सियासत अपने चरम पर और वोटर लिस्ट पर सवाल। यानी चुनाव सिर्फ वोट डालने तक सीमित नहीं है, ये उस पूरी प्रक्रिया का नाम है जो लोकतंत्र को मजबूत या कमजोर बनाती है। अब नजरें नतीजों पर हैं, लेकिन उससे पहले नैरेटिव की लड़ाई जारी रहेगी। मैं राखी जैन और आप देख रहे थे चुनावी यात्रा, जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि उसके पीछे की सियासत को भी समझते हैं। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.